सर, काफ़ी लंबे समय से पार्टी आत्ममंथन कर रही थी। क्या मुख्य कारण आपको लगता है कांग्रेस के हार का? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने का मुख्य कारण जो 2018 में हम लोग मिल के लड़े थे, एक अच्छी टीम के रूप में हम लोग लड़े थे, कोई ऐसी आपस की प्रतिद्वंदता नहीं दिखती थी। 2023 के चुनाव में उसको हम लोग बरकरार नहीं रख पाए। यहाँ के लोग चाहते थे कि टी.एस. सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए। काफ़ी लंबे समय से नाराज़गी थी इस चीज़ को लेके और अंत में राजनीतिक फ़ायदे के लिए उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया और इसका सामना आपको करना पड़ा। यहाँ की सारी विधानसभा सीटें चली गई। कारण कई रहते हैं, लेकिन इसमें ये सच्चाई है कि ये भी एक विषय था। विशेष रूप में ये कहा कि इससे पहले भाजपा की सरकार ने भी उतनी कार्यवाही नहीं की, कांग्रेस सरकार ने भी करने की उतनी कोशिश नहीं की। घोर लापरवाही शासन और प्रशासन की तरफ से हुई है। सर, पूर्व सरकार में कई बड़े अधिकारी के ऊपर करप्शन के आरोप लगे। वर्तमान में नेताओं पर भी लग रहे हैं, कांग्रेस नेताओं पर लग रहे हैं। क्या आपको इसकी जानकारी थी? कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक वो बेगुनाह है। सर, आपने दुरुपयोग की बात कही, आपको डर नहीं लगता? अब यहाँ तो दुरुपयोग हो रहा है, हो सकता है आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। ऐसे डर में तो हम आदमी चल नहीं पाएगा। हम लोग तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। सर, पंचायत विभाग से आपने त्यागपत्र दिया, कहीं न कहीं आपने सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था। क्या भूपेश बघेल जी की जीत के कारण लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था? कुछ चीज़ें थी, कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ बातें निकलकर सामने आई कि हमारे राजा के राजनीतिक करियर को कांग्रेस हाईकमान एवं भूपेश बघेल के द्वारा दबाने की कोशिश की गई है। क्या ये सही है? राजनीति है, देखिए उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। मैं चलते रहने में विश्वास रखता हूँ। सर, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि हाईकमान ने आपको नज़रअंदाज किया है। फिर भी युवा, छत्तीसगढ़ के एजुकेटेड युवा ये मानते थे कि हम 2.5 साल टीएस कैबिनेट का इंतज़ार कर रहे थे, देखने को नहीं मिला। वर्तमान के चुनाव में इसका भी नतीजा देखने को मिला है। क्या कहीं भी एक फैक्टर ये भी है कांग्रेस के हार का? लेकिन ये ज़रूर है कि कई लोगों के मन में था, और ख़ास करके सरगुजा अंचल में, कि अपने यहाँ के भी किसी को मौका मिलता। सर, विधानसभा चुनाव में भी देखा गया, लोकसभा चुनाव में भी देखा जा रहा था, टिकट नाम सामने लाने में कांग्रेस पार्टी थोड़ी देरी करती है। क्या इसका इफेक्ट पार्टी को पड़ता है चुनाव में? ऐसी तो देरी नहीं हुई, ऐसी कोई देरी नहीं हुई कि इतना लेट किया। एक आरोप आपके ऊपर भी लगा, बिलासपुर जिले में निखारे उर्फ मैडी, उनका कहना है कि टी.एस. सिंहदेव करीबी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टी.एस. सिंहदेव उनके करीबी हैं। कई आपराधिक मामलों में वो संलिग्न रहे हैं, कार्यवाही भी हुई। सवाल मैं आपके से इसलिए कर रहा हूँ कि क्या आपको संरक्षण के लिए कभी कॉल आया? आप देखेंगे कभी किसी का फ़ोटो छप गया, उसको प्रसारित कर देते हैं कि मैं इनके साथ बड़ा नज़दीकी जुड़ा हूँ, उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। आपकी रुचि राजनीति में अगर नहीं होती तो आप क्या कर रहे होते? शायद अपना काम, शिक्षा के क्षेत्र में कभी कभी सोचता हूँ कि बताता सिखाता। लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, मंत्रियों से मिला रहे हैं, विधायकों से मिला रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मुदुगर और आप देख रहे हैं द न्यूरो न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, आपके बारे में कौन नहीं जानता, फिर भी हमारे कार्यक्रम का पहला चरण होता है, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। कौन है टी.एस. सिंहदेव, शिक्षा दीक्षा, राजनीति में कैसा आना हुआ, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ। पृष्ठभूमि सरगुजा के पूर्व राज परिवार की है। मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर थे, माताजी हिमाचल प्रदेश की जुब्बल पूर्व रियासत की बेटी थी। वहाँ के राजा जो थे उनकी बेटी थी। इनका ब्याह
1948 में हुआ जी। और मेरा जन्म 31 अक्टूबर 1952 का है। जी। माता पिता का मैं दूसरा संतान रहा। जी। मेरी एक बड़ी बहन थी, 1949 में उनका जन्म हुआ था, जी। अभी दिवंगत हैं। जी। 3 और बहन भाई हम लोग हैं। जी। 2 बहनें हैं मेरे से उम्र में छोटी और एक भाई हैं जी। जो उम्र में सबसे छोटे हैं। माता पिता के साथ बड़ा हुआ। ज़्यादातर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई। कक्षा 3वीं से 5वीं शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में बोर्डर के रूप में मैंने पढ़ाई की और कक्षा 6वीं से 11वीं सिंधिया स्कूल ग्वालियर में बोर्डर के रूप में पढ़ाई की। साइंस का स्टूडेंट था स्कूल में और कॉलेज में इतिहास लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज का मैं छात्र रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने भोपाल के हमीदिया कॉलेज से इतिहास में किया, एमए किया और उसके बाद 1976 से सरगुजा में रहने के लिए आया। घर का काम देखना चाहता था। मैं सरकारी या निजी सेवा में नहीं जाना चाहता था, सर्विस में नहीं जाना चाहता था, नौकरी नहीं लेना चाहता था, अपने से कुछ करना चाहता था, अपने से यानी निजी क्षेत्र में। और यहाँ के घर के काम को देखा, खेती को देखा। तेंदुपत्ता के व्यवसाय से 1976 से जुड़ा, 24 साल की उम्र हो गई थी तो 1976 से तेंदुपत्ता का काम 30 साल तक किया। घर की खेती भी देखते थे। बिजनेस भी करने की मंशा थी तो कुछ इरिगेशन के काम का भी अनुभव लिया। पीडब्ल्यूडी के सड़कों के निर्माण में भी पार्टनर के रूप में, तो सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, इसका भी अनुभव लिया। घर के व्यवसायों में सिनेमा हॉल भी हम लोगों ने एक बनाया चलाया था और घर की संपत्ति को निर्माण करके दुकानें इत्यादि किराए में देके ये सब मैंने घर के काम को करने की कोशिश की। राजनीति से परहेज था, मैं राजनीति में कभी आना नहीं चाहता था। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि 1983-84 में जो नगर पालिका थी उस समय, उसके जब चुनाव हुए तो मैं उस भंवर में फंस गया। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी। मैं पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा था, अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा था। उस समय जो नियम थे वो ये कहते थे कि कोई भी मतदाता पार्षद उसको अध्यक्ष चुन सकते थे। तो जो पार्षद जीत के आए उन्होंने मुझे मौका दिया। तो 1984 से नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। अच्छे अनुभव थे। जो भी उस समय की परिस्थितियां थी उनमें जो भी विकास काम कर सकते थे हम लोगों ने काम करने की कोशिश की। 5 साल तक नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए। बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई, पटवा जी की जो सरकार बनी, 5 साल बाद फिर जब चुनाव हुए तो फिर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। तो ये 15 साल का समय नगर पालिका में रहा। उसके पहले मदर चुनाव लड़ी थी, विधायक भी रहीं, मंत्री भी रहीं। और आज़ादी के पहले क्योंकि हम लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, 1930 के दशक से ही कांग्रेस के साथ सहयोग करना। बच्चेपन में हम लोग सुनते थे, बच्चे के रूप में सुनते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि, इनको भी पनाह दी गई थी। उस समय छुपाना रहता था, बता नहीं सकते थे कि छुपाया है। अंग्रेज शासक थे, वो राज ही जब्त कर लेते। बीच में कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन को हम लोगों ने, परिवार के पूर्वजों ने सहयोग किया था। यहाँ 54 हाथी रसद लेके गए थे, चावल, दाल, घी इत्यादि जो भी सहयोग होता है। तो राज जब्त करने का निर्णय करीब करीब अंग्रेजों ने ले लिया था कि सरगुजा रियासत छीन ली जाए, पर नहीं हुआ। आज़ादी तक राज बरकरार रहा, सरगुजा रियासत बरकरार थी। फिर संधि हुई
तो ये पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड रहा। और कांग्रेस पार्टी से क्योंकि शुरू से जुड़े हुए थे, तो 1952 के चुनाव से लेके आज तक हर चुनाव में, या तो लोकसभा में या विधानसभा में, परिवार के किसी न किसी सदस्य को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया और हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। 2008 में ये क्षेत्र 1977 के बाद डिलिमिटेशन जो हुआ तो 1980 से आरक्षित हो गए थे, ये पूरी ट्राइबल सीटें हो गई थी, तो चुनाव लड़ने की संभावना नहीं थी। और 2008 के डिलिमिटेशन में अंबिकापुर विधानसभा अनारक्षित हुई, मौका लगा, बहुत कम वोटों से चुनाव जीत पाया था, 980 वोटों से ही चुनाव जीत पाया था। हालांकि मुझे लगता था कि यहाँ म्यूनिसिपल में काम किया है, नगर पालिका में काम किया है, लोगों के साथ रहा हूँ, लोग जानते हैं ये ठीक ठाक है। समय नगर पालिका के रोडों के बारे में लोग कहते थे कि हम लोग हथौड़ी से नाली बनाने का या पाइपलाइन ले जाने की कोशिश करते हैं तो रोड नहीं टूटती है, यानी काम ठीक ठाक हुआ था। तो लोगों का स्नेह सहयोग मिला, समर्थन मिला। 2008 के चुनाव के बाद 2013 में 18 में फिर चुनाव लड़ने का मौका कांग्रेस ने दिया। 2013 में भी जीत के जा पाए तो विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। 2018 के चुनाव में जीते तो कांग्रेस सत्ता में आई, तो मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। कुछ समय के लिए उप मुख्यमंत्री के रूप में भी मनोनीत किया पार्टी ने। और 2023 के चुनाव में मैं सफल नहीं हो पाया, लोगों का साथ नहीं ले पाया, उसी अंबिकापुर शहर से काफ़ी वोटों से पीछे हो गया, जहां ये 15 साल के समय में नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तो हो सकता है कि नई पीढ़ी आई, युवा आए, या जो भी परिवर्तन हुआ, मैं उतने काबिल नहीं साबित कर सका अपने आप को मंत्री के रूप में, शहर का साथ नहीं ले पाया। तो 94 वोट से मैं नगर पालिका ये विधानसभा का चुनाव 2023 का हारा। अब लोग हैं, जुड़े हैं, जैसा मैंने बताया कि रियासत समय के ही राज परिवार से हम लोग हैं, तो लोगों का वैसे उस नाते भी जुड़ाव रहता है। लोग उम्मीद रखते हैं कि उनके लिए मदद करने में हम लोग पहल करें। तो आज की राजनीति से निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। लोगों की उम्मीदें कुछ लोगों की अभी भी जुड़ी रहती हैं, स्नेह भी मिलता है, बहुत प्यार से, इज्जत से लोग अपने बीच में रखते हैं। तो राजनीति से हट पाना बड़ा कठिन हो जा रहा है। तो राजनीति में हैं, लोगों का जो भी सहयोग कर सकते हैं करने की अभी भी कोशिश करते हैं। जी सर, काफ़ी लंबे समय से पार्टी आत्ममंथन कर रही थी, क्या मुख्य कारण आपको लगता है कांग्रेस के हार का? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने का मुख्य कारण जो 2018 में हम लोग मिल के लड़े थे, एक अच्छी टीम के रूप में हम लोग लड़े थे, कोई ऐसी आपस की प्रतिद्वंदता नहीं दिखती थी। 2023 के चुनाव में उसको हम लोग बरकरार नहीं रख पाए। आम एक चर्चा का विषय था कि भूपेश जी और मेरे बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। मीडिया में चर्चा रही 2.5 साल की कि 2.5 साल बाद मेरे को मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। तो इन परिस्थितियों के बीच में वातावरण जो बना, हम लोग तो आपस में प्रयास करते थे साथ काम करने का, और किया भी। मंत्री के रूप में उनके मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री रहते हुए मैं सदस्य भी था। इन लोगों के बीच में एक अलग भावना रही, और ग्राउंड में भी लोगों को ऐसा लगा कि बाबा के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो वो उस चीज़ को बल दे देता था कि भाई हाँ, सही में इन लोग के बीच में तालमेल की कमी तो नहीं हो गई। तो अंततः इस चुनाव में आप अगर देखेंगे यहाँ की 90 सीटों को आप 3 भाग में बांट के देखिए। लगभग आधी सीटें 2 भाग में देखिए उसको। 46 सीटें उनका विश्लेषण अगर आप करेंगे तो 26 सीटें बस्तर और सरगुजा संभाग की आती हैं।
12 बस्तर की, 14 सरगुजा संभाग की, और 20 सीटें ये शहरी या अर्ध शहरी कह लीजिए इनमें आती हैं, जिसमें आबादी शहरी क्षेत्रों की 50% से ज़्यादा है। रायपुर है 100% शहरी है, वहाँ की 4 में से 3 सीटें या चारों सीटें मान लीजिए लगभग 100% शहरी हैं। भिलाई वैशाली नगर मान लीजिए 100% शहरी हैं। बिलासपुर एक सीट पूरी 100% मान लीजिए शहरी हैं। बाकी नांदगांव को देखिए, दुर्ग को देखिए, रायगढ़ को देखिए, धमतरी को देखिए, अंबिकापुर को देखिए, ऐसे सीटें जहां आधे से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। इन 26 और 20 46 सीटों में जो परफॉर्मेंस आया, बस्तर में 12 सीटों में से 11 में कांग्रेस जीती थी, इस बार 4 में जीती, और सरगुजा की 14 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, इस बार 0। तो ये 26 सीटों में जहां 25 सीटें कांग्रेस जीती थी, इस बार 4 सीट जीती। हार का कारण अगर हम जानना चाहेंगे तो यहाँ हम हारे। और जो 20 शहरी क्षेत्र हैं उनमें 16 में कांग्रेस जीती थी, अब की 3 में जीती, तो 13 सीट शहरी क्षेत्रों में कम हुई और 21 सीटें ट्राइबल बेल्ट में कम हुई। तो 21 और 13 34 सीटें, और जो शेष 44 सीटें बचती हैं इनमें 27 में कांग्रेस जीती थी, अब की 28 में जीती, यानी करीब करीब बराबर, 1 सीट ज़्यादा। तो कुल हो गई 33 सीट कम हो गई हमारी। तो 68 सीट जो हम जीते थे वो 35 पे आ गई। तो कांग्रेस जो कमज़ोर पड़ी वो उन 46 सीटों में बहुत कमज़ोर पड़ गई, यानी कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस के पक्ष में वोट सीटें एकदम ही नहीं आई, एकदम उलट। आप सरगुजा में सोचिए कि 14 में से 1 भी नहीं आई, और बस्तर में 4 आ पाई। ये शहरी क्षेत्रों में 16 की जगह 3 आ पाई। यहाँ कांग्रेस चुनाव हारी। क्यों हारी, क्या हुआ, इसमें आप विश्लेषण करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी जो 44 सीटें हैं उसमें यथास्थिति रही कांग्रेस की। यहाँ कांग्रेस ने अपनी शाख। सर, आप विश्लेषण की बात कर रहे हैं, हम चुनाव यात्रा में कहीं ना कहीं विश्लेषण भी कर रहे हैं। हम बहुत सारे विधायकों का इंटरव्यू लिया, हमने मंत्रियों का इंटरव्यू लिया। स्पेशली सरगुजा क्षेत्र में एक बात निकल कर सामने आ रही है। यहाँ के लोग चाहते थे कि टी.एस. सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए। काफ़ी लंबे समय से नाराज़गी थी इस चीज़ को लेके, और अंत में राजनीतिक फ़ायदे के लिए उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, और इसका सामना आपको करना पड़ा। यहाँ की सारी विधानसभा सीटें चली गई। कारण कई रहते हैं, लेकिन इसमें ये सच्चाई है कि ये भी एक विषय था, क्योंकि जब पिछले बार 18 में चुनाव हुआ तो लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में क्षेत्र में एक तरह से चर्चा में मेरे को प्रोजेक्ट किया कि भाई सरगुजिया मुख्यमंत्री, सरगुजिया सरकार, कि सरगुजा से भी एक मौका मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मिलना चाहिए। और हम लोगों ने भी आपस में जब हम लोग बैठते थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर, तो मैं प्रयास करता था सबके साथ यही बात करने का कि देखिए इसमें हमको विचलित नहीं होना है। अपने अपने क्षेत्र में सभी कोई अपने आदमी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो भूपेश को उनके एरिया से कि जीतेंगे तो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मैंने कहा चलने दीजिए। चरणदास महन जी 6 बार पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, एक लीडिंग नाम चल रहा है मुख्यमंत्री में कि हाँ ये उस क्षेत्र के उनसे जुड़े हुए लोग उनको भी चाहेंगे। मैंने कहा आपस में मत उसको आने दीजिएगा, चलने दीजिए। हम आपको सबको जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री हम लोग नहीं बनेंगे या बनाएंगे, वो हाईकमांड अंत में तय करता है। आपस में इस बात को मत आने दीजिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग जितने सीनियर्स थे, हम लोग 8-10 बैठा करते थे साथ और स्ट्रेटजी बनाया करते थे कैसे करना, तो वो सफल था। हम लोग के बीच में कहीं कोई तनाव खिंचाव कि कौन बनेगा, ये उत्तर जा रहा, वो पूरब जा रहा, वो पश्चिम जा रहा, वो दक्षिण जा रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2023 के चुनाव में लोगों को ऐसा लगने लगा कि सब ठीक नहीं है, तो इसका नुकसान हमको हुआ होगा, इसका भी नुकसान हुआ होगा।
सर झीरम घाटी हमले पे कार्यक्रम हुआ, उसके आयोजक आप थे। आपकी सत्ता आई, इस पर पूरी तरह कार्यवाही नहीं हो पाई। हमने उमेश पटेल जी का भी बात किया, उन्हें विशेष रूप में ये कहा कि इससे पहले भाजपा की सरकार ने भी उतनी कार्यवाही नहीं की, कांग्रेस सरकार ने भी करने की उतनी कोशिश नहीं की। क्या लगता है आपको? इसमें दो बात नहीं है कि हम लोगों के मन में, दिल में जो दर्द था और उसको हल्का करने की जो मंशा थी कि जिनने गलती की है उनको सामने ला सकें। विपक्ष में रहते हुए भी हम लोगों ने प्रयास किया था। उमेश के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके यहाँ भी मैं गया, साथ में उनके गए, हम लोग मिले, उनसे भी बात किया, टाइम मांगा कि केंद्र में जो गृह मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी उस समय थे, हम लोग को टाइम दिलाइए, साथ चलिए, हम लोग बात रखना चाहेंगे, इसकी इंक्वायरी कराइए। जो इंक्वायरी चल रही है वो सही दिशा में नहीं जा रही है। NIA वगैरह से जो जांच हो रही है, तो मुख्य जो कारण है कि वहाँ क्यों ये घटना घटी, उसकी तो जांच ही नहीं हो रही। मुख्य कारण घटना घटने का क्या था कि वहाँ अर्धसैनिक बल तैनात ही नहीं थे। हमने अपना कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित करके और उसको DGP साहब को और संबंधित पुलिस के अधिकारियों को, जैसा आपने कहा कि आप कार्यक्रम के प्रभारी भी थे, नंद कुमार पटेल जी ने बनाया था, तो हम लोग सूचित करते थे, उनकी जानकारी में सूचित करते थे, नंद कुमार जी की जानकारी में सूचित करते थे, और बाकायदा पूरे पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये चौथे चरण का था। संयोग ऐसा हुआ कि बस्तर होना था अंतिम चरण का, 5वें चरण का, और चौथा चरण होना था राजनांदगांव इत्यादि। इसी बीच में हमारे दो प्रमुख नेताओं के घर में बेटा बेटी की शादी तय हो गई। रविंद्र चौबे जी के घर शादी तय हो गई, नंद कुमार पटेल जी के घर शादी तय हो गई। तो क्योंकि उन लोग शामिल नहीं हो पाते राजनांदगांव वाले कार्यक्रम में, तो वो कार्यक्रम चेंज करके हम लोगों ने नांदगांव वाले को जो पहले होना था उसको लास्ट कर दिया और बस्तर को ले लिया। और इसकी सूचना बाकायदे पूरी पुलिस के उच्चतम DGP से लेके IG SP तक सबको दे दी। वहाँ जब हम लोग गए, उस कार्यक्रम के 5, 6 या 7 दिन का कार्यक्रम था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा। ये फेज था कि यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो झीरम घाटी की घटना जहाँ हुई, यानी सुकमा जो हम लोग को जाना था, ये तीसरे दिन का कार्यक्रम था। 2 कार्यक्रम, 2 मीटिंग तय हुए थे, एक सुकमा में और एक जगदलपुर के पास में, जो लास्ट हमारी मीटिंग होनी थी। पहले दिन का कार्यक्रम हम लोगों का बीजापुर साइड का था और हम लोग गए, पूरी सिक्योरिटी थी, पूरे रोड में फोर्सेस तैनात थे, 200-200, 300-300, 500-500 मीटर में फिर जो लाइन रहती है, लोग तैनात थे, दिख रहा था रास्ते में, पूरी हमको सिक्योरिटी जगदलपुर से लेके बीजापुर तक पूरी सिक्योरिटी मिली। हम लोग गए, हम लोग वापस आ गए। दूसरे दिन हम लोग का कार्यक्रम जगदलपुर और बकावंड में था। वहाँ हम लोग गए, पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था, बल्कि उस समय महेंद्र कर्मा जी रास्ते में एक जगह खड़े थे, मैं जब हम लोग बकावंड जा रहे थे तो वो रुके और साथ में भी बैठे, साथ में हम लोग गए, वहाँ तक गए। यानी कुल मिला के पूरी सिक्योरिटी, जगदलपुर शहर में भी, बकावंड में भी। यानी हम लोग को मन में क्या था कि पूरी व्यवस्था है, हमने खबर कर रखा है, नक्सल प्रभावित इलाका है और सरकार या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तीसरे दिन जब हम निकलते हैं, बल्कि एक रात पहले मुझे जाके सुकमा में सोना था, रेस्ट हाउस में मेरा रिजर्वेशन भी था, और दादी से बात भी हुई थी, दादी यानी कवासी लकमा जी, इनसे चर्चा भी हुई थी कि आ रहे हैं हम लोग, झींगा वगैरह खाएंगे, आप तैयार रखिएगा, बना के रखिएगा। और फिर कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, रात को नहीं जाते हैं, सुबह निकलेंगे। नंद कुमार जी का कार्यक्रम जहाँ होता था, या जो कार्यक्रम होते थे, मैं पहले निकल जाता था, तैयारी वगैरह की समीक्षा कर लेता था और तैयारी करके
फिर अपने जो नेता आते थे उनका इंतज़ार करता था। मैं एडवांस में जाया करता था। उस दिन भी ऐसे ही हम लोगों ने किया, निकल गए और रास्ते में देखते हैं कि एक भी पुलिस के व्यक्ति तैनात नहीं है। जगदलपुर से लेके सुकमा तक, लगभग सुकमा पहुंचने के पहले मैदानी जो इलाका था वहाँ कुछ लोग चलते हुए दिख रहे थे, फोर्स वाले। बाकी पूरा रास्ता खाली, एक गिनती के लिए एक आदमी तैनात नहीं था। 2 दिन पूरी व्यवस्था, तीसरे दिन एकदम खाली। यानी एक तरह से अब आप देखिए तो शेर की मान में ढकेल दिया गया। जिस प्रशासन को पूरी जानकारी थी, जिसने पहले दिन पूरी व्यवस्था की, दूसरे दिन पूरी व्यवस्था की, उसी प्रशासन ने और उसी शासन की व्यवस्था में तीसरे दिन मैदान पूरा खुला छोड़ दिया। हम लोग सुकमा पहुंचे, सुकमा में कार्यक्रम हुआ और नेता लोग आए, मीटिंग हुई। फिर जैसा होता था अगले बैठक के लिए मैं आगे निकल गया। मैं जैसे ही गाड़ी में पहुंचा, नंद कुमार जी का खबर आया कि बाबा बुला रहे हैं। खाना वाना खा के लंच लेके मैं निकलने को किया कि मैं जा रहा हूं, फिर वहाँ आप लोग को रिसीव करेंगे, देख लेंगे तैयारी वगैरह। आधा 1 घंटा पहले पहुंच गया, माइक चल रहा है कि नहीं, लोग हैं कि नहीं, मीटिंग करनी है, पब्लिक है कि नहीं। तो उनका बुलावा आया, मैं लगभग गाड़ी में बैठ ही गया था। तो उतर के फिर गाड़ी खोल के मैं गया सुकमा रेस्ट हाउस में, वहीं थे। तो आइए बाबा ऐसे ही बैठा लिए। कोई टीवी वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे, मेरा कोई रोल भी नहीं था। पता नहीं क्या उनके मन में आया, बुलाए, बैठाए कि थोड़ा देर बैठिए। बैठा, उनने बातें की टीवी वालों से और वो हो गया। फिर मैं कहा कि मैं निकलता हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा नहीं बोले, मैं निकल गया, गाड़ी में बैठा, फिर आगे गया। रास्ते में लखीश्वर बघेल जी मिले, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। तो उनको भी मैंने रोक के बोला कि स्वागत के लिए उन लोग खड़े थे, माला वाला। मैं कहा कि ज़्यादा रुकिएगा मत, उतारना ये सब मत करिएगा, टाइम लगेगा, लेट हो रहा है, मीटिंग के लिए पहुंचना है, मैं आगे जा रहा हूं, जल्दी से रवाना कर दीजिएगा। स्वागत कर लें कुछ लोग जल्दी से, उनका भी मन छोटा ना हो, माला लेके खड़े हैं। फिर कोई आदमी नहीं, पुलिस का एक आदमी तैनात नहीं रास्ते भर। आगे जब बढ़े तो झीरम घाटी का जो क्षेत्र है जहाँ ये घटना हुई, पहुँचते पहुँचते मैं गाड़ी चला रहा था। मुझे थोड़ा शौक भी है, मुझे अच्छा लगता है गाड़ी चलाना। जब मौका लगता है मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं चला रहा था। एक ट्रक रोड के बगल में खड़ा था और यहाँ से हम लोग आ रहे थे। तो जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, वो ट्रक चालू हुआ और रोड पे आ गया, आगे बढ़ने के लिए, रोकने के लिहाज से नहीं, जैसे रूटीन में चलता है। ये वही ट्रक है जिसने काफिले को रोका। उस ट्रक को मेरी जैसे आदत है, मैं उतारा, गाड़ी सड़क से उतारा और चलाते हुए चले गए। एरिया भी वैसा है, मेरी आदत भी वैसी है, कोई रोकने की, वो कोई ब्लॉक कर रहा हो वैसी कोई बात नहीं थी। निकल गए। वो झीरम घाटी के जो टर्निंग है वहाँ पर जब पार कर रहे थे, हम लोग 4 लोग थे उस गाड़ी में। मैं गाड़ी चला रहा था, बालकृष्ण पाठक जी हैं वो साथ में बैठे थे, राजेश तिवारी जी भी जो सचिव भी हैं बीच में, हम लोग भूपेश, हम लोग सब साथ में तीनों काम करते थे। और एक पीएसओ हम लोग के साथ, राजेश, ड्राइवर, गाड़ी का जो ड्राइवर थे। 4 हम लोग जा रहे थे। तो घाटी के मोड़ जहाँ आते हैं वहाँ एक जगह देखा कि दाहिने साइड में एक महिला बैठी हुई है, साड़ी में, लाल रंग की शायद साड़ी थी, गाढ़े लाल रंग की साड़ी थी। पीछे कुटिया सी थी और पहाड़ी का जो कोना था वो जेसीबी से जैसे खखोरा रहता है, जेसीबी के दाग दिख रहे थे, दांत के दाग दिख रहे थे कि जगह थोड़ी सी बनाई है, वहाँ महिला बैठी हुई थी। और उसी के थोड़ा सा एकदम सटा आगे एक छोटी गाड़ी, जैसे छोटा हाथी हम लोग बोलते हैं, उस टाइप की गाड़ी थी। उसमें से कुछ लोग उतर के जा रहे थे। हम लोग बढ़ते चले गए।
मैं चला ही रहा था। थोड़ा सा आगे इसी क्षेत्र में थे, एक मोटरसाइकिल आ रहा था। मोटरसाइकिल में रुमाल बांधे हुए एक व्यक्ति सिंगल मोटरसाइकिल चला रहे थे, लाल आँख एकदम। और वो इलाका भी ऐसे ही रहता है, तो कोई आँख मिलाने लाने की बात नहीं। आदमी देखा और गाड़ी चला रहा था, आँख नज़र सामने करके चलते चले गए। फिर दरभा पहुँचे। वहाँ दरभा पे 3-4 पुलिस वाले वो बैरिकेड लगा के खड़े हुए थे। तो जो अपने गनमैन थे उन्होंने वो दिखाया, माइक जैसे वो दिखाते हैं वायरलेस वगैरह, तो इशारा किया तो रुकी नहीं गाड़ी, खोल दी, हम लोग निकल गए। पहले मीटिंग दरभा में होने वाली थी, फिर जैसे कुछ सूचना आई कि नहीं दरभा में डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम लोग ने केसलूर उसको चेंज कर दिया था। ठीक रेलवे लाइन के आगे जो आम बगीचा है, वो तिराहा है, सुकमा रास्ता, और जो मेडिकल कॉलेज को रास्ता जाता है उसके तिराहे पे आम का बगीचा है, वहाँ पर मीटिंग रखी थी। निकल गए इंतज़ाम करते हुए। कहीं कोई एक पुलिस वाला आदमी नहीं, जो रोड ओपनिंग पार्टी कहते हैं, अंदर में सिक्योरिटी के लिए बैठते हैं, एक आदमी नहीं पूरे रास्ते में। और निकल गए, वहाँ केसलूर पहुँचे और गाड़ी में बैठे ही हैं। इस बीच में मेरे पास 2 फ़ोन आए। एक हम लोग का जो सिनेमा हॉल चलता था, उसके मैनेजर अभी भी लड़का साथ में काम करते हैं, वो कि बाबा सब ठीक तो है, ऐसे ही पूछा। मैंने कहा हाँ सब ठीक है। शेखर नाम है, यहीं है, आप चाहेंगे तो आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, बात भी हो जाएगी। और वहाँ जब सभा स्थल पे पहुँचे तो भूपेश का फ़ोन आया कि महाराज सब ठीक तो है, बस गाड़ी रुकी ही थी और फ़ोन आया, इधर तैयारी हो रही है, मंच है, लोग आए हुए हैं, जुटे हैं, इधर फ़ोन गाड़ी में बैठ के बात हो रही। मैंने कहा सब ठीक है कि नहीं, ऐसी कुछ फायरिंग वायरिंग की बात सुनने में आ रहा। मैं तो वहीं से अभी आ रहा हूँ, मेरे होते तक तो अभी कुछ नहीं हुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं आई। अच्छा, इस बीच में सूचना आई कि कांग्रेस पार्टी के जो व्यापार प्रकोष्ठ के माधवानी जी है, क्या नाम था उनका है, उनको गोली लग गई है और शायद उनकी मृत्यु हो गई। तो अब वो वैसी खबर आई, ये हो गया, कंफर्म हो गया कि वो नक्सल घटना हो गई है, कुछ हो गया है। इस दरमियान मैंने फ़ोन भी लगाया दिनेश को, 2 बार मोबाइल की मेरी घंटी भी बजी, कोई रिप्लाई नहीं आया, पर घंटी 2 बार घंटी बजी, उसके बाद बंद हो गया था, कोई जवाब भी नहीं आया, फ़ोन भी नहीं लगा। और जब ये बात हो गई कि ये घटना हो गई है, तब तो फिर अब एक अलग स्थिति बन गई। मैं माननीय उस समय उपाध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कार्यक्रम का प्रभारी था, तो अब वो कार्यक्रम को बंद करना था और ज़्यादा भगदड़ भी मत हो कि ऐसा भी करना था। तो महेंद्र कर्मा जी के लड़के थे वहीं, उनको बुलाया, मैंने बोला कि ऐसा हो गया, कार्यक्रम अपने को कैंसिल करना है और ज़्यादा वो भी ना हो, तो आप गोड़ी में अपने हिसाब से ऐसा बोल दीजिए कि कुछ ऐसा है, कार्यक्रम कैंसिल करके बैठे हुए थे। फिर वो पुलिस वाले थे, एसआई थे मेरे ख्याल से, वो आए, बोले कि बाबा वो मेरे ख्याल से चलना चाहिए, आप जगदलपुर निकल जाइए। और इस बीच में फिर लोग, घायल लोग अस्पताल आना, इनका सिलसिला चालू हो गया। कवासी भी आए और लोग भी आए, एक एक करके, और रात तक वो सिलसिला चलता रहा। तो फिर कंफर्म हो गया कि ये घटना, हादसा हो गया है। और लगभग ये भी खबर आ गई थी कि नंद कुमार जी शायद अब नहीं रहे। वहाँ आपस की जो भी जानकारी आ रही थी उसमें ये करीब हो गया था कि कवासी भी आ गए थे। रात को फ़ोन आया अहमद पटेल जी का कि वो आ रहे हैं, राहुल जी बात करना चाहते हैं। इस दरमियान टीवी में
एक न्यूज़ चल चुका था, उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, तो एक उनका बयान आ चुका था कि ये हो चुका है, फिर आया था नहीं अभी कोई ऐसा नहीं है। ये टीवी में 8 बजे के आसपास मेरे ख्याल से चल चुका था। 11-12 बजे की ये बात है जब अहमद पटेल जी ने राहुल जी से बात कराया और उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि सर हम लोग को सबसे बुरा एक्सपेक्ट करना चाहिए, वी शुड एक्सपेक्ट द वर्स्ट, और मुझे लगता है कि नंद कुमार पटेल जी नहीं रहे वो घटना में, और अभी अनाउंस उनने नहीं किया। तब तक वहीं अस्पताल में जो आ रहे थे, घायल आ रहे थे, उनके साथ देखना करना, उनसे पूछना, कुछ रो रहे थे, कुछ घायल थे, पेट में लगा है, यहाँ लगा है, कई जगह घाव है, किसी कम है, किसी को ज़्यादा है। विद्याचरण जी उस बीच में उनके आने का हुआ, उनको शिफ्ट करने का हो रहा था, रात हो गई थी, फ्लाइट एक तरह से बंद सी हो गई थी। मैं डीजीपी साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि साहब मुझे लगता है कि ये इनको अपने को शिफ्ट करना चाहिए, गंभीर हालत में है, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, और गाड़ियों की लाइट जला के हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर सकता है, वहाँ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी है, इनको शिफ्ट करना उचित होगा। और ये भी मैंने जोड़ा कि सरकार के हित में भी दिखेगा कि सरकार काम कर रही है, तो अपने को कर देना चाहिए। बिकॉज मैं देखता हूँ फिर कुछ देर बाद उनका फ़ोन आया कि हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि लाइट जला के और उनको तत्काल शिफ्ट किया जाए। तो विद्याचरण जी भी शिफ्ट हुए। 11-12 बजे के आसपास वहीं परिसर में ही था, तो एक लड़का आया, यूथ कांग्रेस का ही था, वो आके बोला कि बाबा मेरे से पूछे थे कि तुम दिनेश पटेल हो क्या। मैं वो उसी में था, कहा कि नहीं मैं दिनेश पटेल नहीं हूँ। बाकी जो लोग थे उसमें से लोग कह रहे थे कि मेरे से पूछा कि तुम नंद कुमार पटेल हो क्या। 3-4 लोगों ने मेरे को बताया कि जब चोट लगी और ऐसा हुआ, और हम लोग को तो उतार के ले गए थे, कुछ नक्सलियों ने, किसी ने पानी पिलाया, कुछ ने वो किया, लेकिन पूछा कि तुम नंद कुमार पटेल हो क्या। नहीं हम नंद कुमार पटेल नहीं हैं। यानी ये स्पष्ट हो गया था उसी समय कि टारगेटेड था, नक्सली हमला होता है तो गोली चलाए और अपना गए। एक काफिले को उन्होंने टारगेट बनाया, नाम नहीं कोई पूछता है। तो वो लड़के ने बोला कि तुम दिनेश हो क्या, दिनेश पटेल हो क्या। और इनमें से 3-4 लोगों ने, एक ठाकुर जी थे, उनने बताया, और तीन लोगों ने बताया कि हमसे भी पूछा मैंने क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि ये एक टारगेटेड अटैक नंद कुमार पटेल जी को लेके हुआ है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब जुडिशल कमीशन बनी थी, एनआईए जब जांच कर रहा था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे बुलाया जाएगा, क्योंकि मैं प्रभारी था, तो कुछ न कुछ अंदर की जानकारी, और मैं एक तरह से चश्मदीद था। मैं उस रास्ते से मैं भी होके आया था 5 मिनट पहले, गाड़ी देख के, तब तक मुझे नहीं मालूम था। ये घटना के बाद में जब हम लोग फिर जगदलपुर गए, और उस समय आप ताजुब करेंगे कि रायपुर कांकेर से लेके इधर जगदलपुर तक पूरे रास्ते में पुलिस तैनात थी। घटना के बाद जब हम लोग फिर आए कंडोलेंस में, वो अस्थि ले जाना, ये सब करना, तो वही सरकार, वही प्रशासन ये व्यवस्था करके रखा था, जो कि तीसरे दिन, पहले 2 दिन पूरी सिक्योरिटी देके, तीसरे दिन हम लोग को शेर के मान में जाने दिया, बिना किसी व्यवस्था के, पूरी सूचना होते हुए, पूरी जानकारी होते हुए। और षड्यंत्र रूपी अगर आप बात इसमें घटना में देखना चाहेंगे, तो एक और प्रमाण के रूप में एक लीडिंग अखबार ने घटना के दूसरे दिन ये छापा था कि इन्हें रास्ता बदल दिया। कांग्रेस का जो काफिला था उसको जाना था, गिदम होके आना था, और ये इधर से आ गया। तो मुझे इस बात के जानकारी देने के लिए सोनिया जी से टाइम लेके जाना हुआ,
और मैं सोनिया जी के पास गया, सैटेलाइट मैप निकाला, कॉपी उसकी निकाली, रूट जो हम लोगों ने सूचना दी थी उसकी कॉपी निकाली, और सोनिया जी को मैंने ले जाके बताया कि इन लोग जो अखबार में इनने जो छापा है, सुकमा से अगर आप गीदम जाएंगे और गीदम से केसलूर जाएंगे तो तिकोन के 2 भाग आपको लेने पड़ेंगे, और जबकि सुकमा से केसलूर का सीधा रास्ता है, हाईवे है। तो ये भ्रम पैदा करने के लिए इस अखबार में ये न्यूज़ को प्लांट किया गया, और अनेकों जगह मुझे लोगों ने पूछा कि अरे वो तो आप लोगों ने रूट बदल दिया था इसलिए ऐसा हो गया। तो एक पब्लिक वातावरण बनाने के लिए, जिसे षड्यंत्र कहते हैं, मेरा ये इसमें रत्ती भर कोई मुझे शंका नहीं है, 100% एक ये टारगेटेड किलिंग थी, और ये इसमें षड्यंत्र था, इसमें कहीं कहीं कोई 2 बात नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं कि एक अखबार ने बाद में एक आर्टिकल निकाला था कि ये आईबी जो रहती है इसके माध्यम से करीब 26 रिपोर्टें लिखित में प्रस्तुत की गई थी कि वहाँ पर नक्सल गतिविधि चल रही है और खतरा हो सकता है। और जो फिर मैंने आपको बताया कि एनआईए ने जब मुझे नहीं बुलाया बतौर गवाह, तो मैं अपने आप वॉलंटियर किया। मैंने कहा कि मैं आके अपनी बात रखना चाहूँगा, और मैं गया उस कोर्ट में, और मैंने जाके जो मैंने आपको बातें बताई लगभग हूबहू वही बातें मैंने वहाँ बताई। एनआईए की जांच हुई, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, ये सब जो मैंने बोला, मैंने कहीं नहीं देखा कि इसके बारे में कोई उन्होंने जांच करके कोई जवाब दिया हाँ या ना में। पुलिस तैनात थी कि नहीं, मैंने गवाही दी एनआईए के कोर्ट में, व्यक्तिगत तौर पे मैंने उपस्थित होकर गवाही दी कि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। 2 दिन हम लोगों को पूरी सिक्योरिटी दी, और तीसरे दिन एक आदमी नहीं था, एक आदमी नहीं था, एक, जिसे रोड ओपनिंग पार्टी कहते। तो ये हम लोगों का दुख था, ये हम लोगों का दुख था कि ये इनको मरवा दिया गया, और घोर लापरवाही शासन और प्रशासन की तरफ से हुई है। पर जिन जिन दरवाज़ों को हमने खटखटाया, कोई सुनवाई वैसी नहीं हुई। मैंने एनआईए के कोर्ट भी बताया, अपने तरफ से अगर मैं कुछ कर सकता था तो मैं स्वयं उपस्थित होके बिना बुलाए मैंने अपनी गवाही दी। और मैं चाहूँगा कि पता चले कि एनआईए की रिपोर्ट में मेरी गवाही है कि नहीं, और उसके बारे में क्या उन्होंने जांच करके हासिल किया। आदमी थे तैनात कि नहीं थे रोड में, रोड ओपनिंग पार्टी होनी चाहिए थी कि उस संदर्भ में। तो ये हमारा दुख था, और इसको जो मैंने बोला कि रमन सिंह जी से मिलके उमेश के साथ जाके हम लोग चाहते थे कि आप टाइम दीजिए, आपके साथ चलेंगे, हम लोग गृह मंत्री जी को भी बताना चाहेंगे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ, और हम लोग की जो मंशा थी, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र जो जारी किया था उसके पहले पन्ने में अगर आप देखेंगे तो झीरम घाटी को समर्पित था वो घोषणा पत्र। सरकार आई, एसआईटी वगैरह सबका गठन किया, उसको खारिज कर दिया। एनआईए की रिपोर्ट हमने मांगी कि आपने तो अब ख़त्म कर दिया, ये तो अब सरकार का दस्तावेज है, राज्य सरकार का दस्तावेज हो गया, हमको दे दीजिए रिपोर्ट की जानकारी। और हमने सीबीआई की रिपोर्ट मांगी कि आपने एनआईए किया है, सीबीआई का या एनआईए से इन बिंदुओं पे जब जांच हुई तो एनआईए ने आंख बंद करके जांच नहीं की। किस किस बिंदु पे जांच होनी है उसका वो बनता है कि इन बिंदुओं पे आपको जांच करनी है। तो हम लोगों ने कहा कि एनआईए की रिपोर्ट जिन बिंदुओं पे जांच होनी थी वो पूरी हो गई, इन बिंदुओं पे तो उन्होंने जांच ही नहीं की। पुलिस के तैनाती के संदर्भ में, सिक्योरिटी के संदर्भ में हम लोग चाहते हैं कि इंक्वायरी इस बाबत की जाए, वो तो एनआईए ने जांच कर ली। जिन जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो थे उन पे उनने, तो ये तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस में था ही नहीं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पुलिस वहाँ पर क्यों नहीं तैनात थी, जानकारी आपको थी, फिर आपने वहाँ पुलिस की प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया, रोका क्यों नहीं। ऐसे लोग पार्टी जाते हैं तो रोका जाता है कि नहीं नहीं आपको हम नहीं जाने देंगे,
आग लग गई थी बस्तर के एक गांव में, उस समय कांग्रेस के विधायक दल को भेजा गया था, जाने नहीं दिया था। स्वामी अग्निवेश गए थे, उनको जाने नहीं दिया गया था। तो जहाँ सिक्योरिटी की चिंता रहती है, आप सिक्योरिटी अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप रोक देते हो कि हम नहीं जाने देंगे। तो हमको क्यों जाने दिया गया? ना आपने सिक्योरिटी दी, ना आपने हमको रोका। तो ये निर्णय किसने लिया कि वहाँ तैनात नहीं किया जाएगा? और अगर आपके पास फोर्स नहीं थी उस दिन तो हमको कैसे जाने दिया? हमको क्यों नहीं रोका जब आपके पास इनपुट्स थे कि वहाँ नक्सल गतिविधि चल रही है? तो ये हमारा दुख था। और जब हमने उसमें प्रयास किया, एसआईटी का गठन, सीबीआई की मांग, एनआईए का मांग, ना आज तक दस्तावेज दिए गए, ना जांच करने दिया गया, ना इन बिंदुओं पे जांच के लिए स्वीकृति दी। जिस चीज की आपने जांच ही नहीं की उसकी तो जांच कर दो, नहीं किया। सर, पूर्व सरकार में कई बड़े अधिकारी के ऊपर करप्शन के आरोप लगे, वर्तमान में नेताओं पर भी लग रहे हैं, कांग्रेस नेताओं पर लग रहे हैं। क्या आपको इसकी जानकारी थी? देखिए, आपके हमारे मेरे देश में जो कानून बना है संविधान के तहत, वो क्या कहता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक वो बेगुनाह है। ये आरोप की राजनीति कब तक आप करोगे? आप सिद्ध करो, कार्रवाई करो ना। आपके पास तंत्र है, आपके पास जानकारी है, तब तो आप बोल रहे हो, वरना आप झूठा आरोप लगा रहे हो जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई के लिए पात्र है। झूठा आरोप लगाना भी जुर्म के दायरे में आता है। आप तो बड़े से बड़े पदों में बैठे हो देश के, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर इसको आरोप कहें तो आप आरोप क्यों लगा रहे हो? आपको तो सारी जानकारी है, कार्रवाई करो। अगर जानकारी नहीं है तो आरोप मत लगाइए। जानकारी है तो कार्रवाई करिए ना, आरोप क्यों लगाते हैं? तो ये बहुत हल्के स्तर की राजनीति की गई। और मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो आप कार्रवाई करो। मैंने गड़बड़ी की हो, आपने गड़बड़ी की हो, तीसरे ने गड़बड़ी की हो, जिसने गड़बड़ी की है जांच करिए, पाया जाता है, कानून के तहत जो सजा है सजा दीजिए। सर, तो विधानसभा चुनाव से पहले लगातार ईडी की कार्यवाही हुई, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए, कितने सारे इंटरव्यू हमने लिए, ये बोला जा रहा है कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये तो बच्चा जानेगा या जानना चाहिए। ईडी का उपयोग किस बतौर हो रहा है? आज ही एक फैसला आया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो दारू वाला मामला है ये पीएमएलए के दायरे में नहीं आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक केस दर्ज किया कि हमने शराब की बिक्री में आमदनी नहीं दिखाने का अपराध पाया और उसके तहत केस दर्ज किया। इनकम टैक्स को सिविल अधिकार है। जुर्म क्या है कि आपने 100 रुपए का सामान बेचा, 10 रुपए का उसमें आपको मुनाफा हुआ, उस 10 रुपए के मुनाफे पे 3 रुपए आपका इनकम टैक्स बनता, वो आपने छुपा दिया। सरकार को 3 रुपए नहीं दिए जिससे विकास के काम पब्लिक के लिए हम कर सकते। यही गलती है ना। किसी की जान नहीं ली, किसी को फांसी नहीं लगाया, किसी का बलात्कार नहीं किया, किसी को चाकू नहीं मारा। आपने क्या किया कि शराब के धंधे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस दर्ज किया कि जो आप धंधा कर रहे हो उसमें आमदनी को आपने छुपा लिया, जिसको हम 2 नंबर का पैसा कहते हैं। तो 2 नंबर के पैसे पे आपको टैक्स बनता था, वो आपने टैक्स नहीं दिया। आपने जुर्म क्या किया? गैर कानूनी काम क्या किया? आपने इनकम टैक्स का जो कानून है देश का उसका उल्लंघन किया और आमदनी नहीं बताई। आपने जहरीली शराब नहीं बेची, आपने दूसरा काम नहीं किया। आपने क्या काम किया? प्रॉफिट कमाया और उस पर जो टैक्स देना था
वो आपने टैक्स नहीं दिया। तो कानून क्या कहता है कि ऐसे में जब ये बात पकड़ी जाती है तो आप पैसा भी पटाइए जो टैक्स का बनता था, और पकड़े गए हैं गलत काम करने में यानी दबाने में तो पेनल्टी भी लगेगी। फांसी की तो बात नहीं है ना। पैसा हमको चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए जो कानून में इनकम टैक्स के दायरे में सरकार का हिस्सा बनता है पब्लिक के लिए काम करने के लिए। ये है। पीएमएलए क्या कहता है कि हम कार्रवाई कैसी करेंगे कि अगर हम आरोप पाते हैं, आरोप सिद्ध नहीं, आरोप पाते हैं तो हम आपको जब चाहे तो बंद कर सकते हैं, जितने दिन के लिए बंद कर सकते हैं, जितने महीने के लिए बंद कर सकते हैं, जितने साल के लिए बंद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं देगा। इधर इनकम टैक्स की चोरी हुई, उसमें जेल का प्रावधान नहीं है, पैसे टैक्स के रूप में वसूलने का प्रावधान है, जुर्माने के रूप में वसूलने का प्रावधान है कि आपने बिना बताए अपनी आमदनी केस किया। उस केस को आपने क्या किया, पीएमएलए में दर्ज कर दिया, जबकि प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको कहते हैं, आजकल ये सारे शब्द चलने लगे हैं, चलन में आ गए हैं कि जहां प्राथमिकी दर्ज होती है, केस दर्ज होती है, उसके आधार पे। तो ईडी ने तो प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस मामले में छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ नहीं हुआ वो मैं नहीं कह रहा, हुआ होगा। अगर हुआ है तो उसमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए, टैक्स वसूल करिए। आपने आमदनी छुपाई ना, कानून के विपरीत आपने काम क्या किया, आमदनी छुपाने का, तो उसकी सजा क्या है, पैसा भी दो और जुर्माना भी दो, फांसी की सजा नहीं है। आपने पीएलए में लेके उसको ऐसा दर्शाया कि हम इसके तहत अब कार्रवाई करेंगे, जिसको चाहो हम बंद कर देंगे और जब तक चाहो कि बंद कर देंगे। इस पे आज सुप्रीम कोर्ट का ये कहना आया है कि ये वाला मामला पीएमएलए में नहीं बनता है। तो इस तरह से आप ऐसी एजेंसीज का राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, वातावरण बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के वातावरण को इस माध्यम से उजागर करके कार्रवाई का दबाव बन के उपयोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि जिनके ऊपर आपके शीर्षस्थ नेता पब्लिकली कहे हैं कि 60-60 हजार करोड़ 70-70 हजार करोड़ का घपला किया हुआ है और ईडी की कार्रवाई चल रही है, उनको अपने सहयोगी दल में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना के केस ठंडे बस्ते में, वो क्यों नहीं अंदर पहले या बाद में। ये दुरुपयोग, कहीं गलती है तो आप कार्रवाई करो। दूसरा जो बात अब सामने आ रही है कि ये जो पीएमएलए का कानून बना है, ये गलती साबित होने के पहले प्रक्रिया में ही सजा दे रहा है। सजा क्या दे रहा है कि सिसोदिया जी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, आज साल भर से ऊपर हो गया है, वो जेल में है। जेल मतलब सजा भुगत रहे हैं और आरोप तो सिद्ध ही नहीं हुआ है। तो बिना आरोप सिद्ध किए आप सजा दे रहे हो। एक क्या होता है कि किसी को आपने बंद किया, जेल में बंद किया, दोषी पाया, 10 साल की सजा सुनाई, 2 साल वो जेल में काट चुके हैं, तो अब 8 साल और जेल में काटेंगे। और दूसरा क्या है कि आपने बंद कर दिया, कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ और वो जेल में ही है। तो प्रक्रिया के दरमियान आपने उनको सजा दे दी जिसके वो पात्र नहीं थे। ये पीएमएलए के माध्यम से इस देश में किया जा रहा है, जो सरासर प्रशासनिक अधिकारों का, कानून में लिखे हुए कुछ अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। सर, आपने दुरुपयोग की बात कही, आपको डर नहीं लगता? अब यहाँ तो दुरुपयोग हो रहा है, हो सकता है आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें डरना क्या है? तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को सिद्ध नहीं हुआ है, वो 7 वर्ष अंदर है, डरना क्या है उसका? जी, ऐसे डर में तो हम आदमी चल नहीं पाएगा। हम लोग तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो दिमाग में नहीं रहता है कि कुछ भी हो सकता है। कई जगह हम लोग जाते हैं, लोग बताते हैं कि बाबा वो लोग बैठे हुए हैं। कई घटनाएं, वारदात या परिस्थितियां मेरे साथ भी बनी हैं जिसमें ऐसा
परिस्थिति रहा है कि लोगों ने कहा कि एक जगह वॉलीबॉल टूर्नामेंट में गया, चल रहा है, गेम चल रहा है, अचानक जितने लोग अगल बगल बैठे हैं सब गायब। तो आयोजक आते हैं, कहते हो बाबा जल्दी हम लोग गेम ख़त्म कर देते हैं थोड़ा। देखिए मेरे को तो आपने बुलाया है, और फिर वो ख़त्म कराया, ले गए, कहे कि वो लोग मामा जी लोग आ गए। तो कुछ भी हो सकता था, अगर वो चाहें तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कहीं भी किसी को कोई कुछ कर सकता, तो उसमें डरना क्या। आदमी आँख खोल के सामान्य सावधानी बरत के जीवन जीता है, तो उसमें बंद करना चाहेंगे तो क्यों नहीं बंद कर सकते, कर लो भैया बंद। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसलिए अगर सरकार में आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें एक बिंदु ये भी रखा है जो चर्चा में भी है कि बेल सामान्य होना चाहिए, अपवाद के रूप में जेल होना चाहिए। इसमें तो आप किसी को भी बंद कर दो। अनेकों डिपार्टमेंट हैं जो भ्रष्टाचार की बातों के लिए कानून के अधिकार के तहत कार्रवाई के लिए तैयार किए गए, तो वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सारी ऐसी कार्रवाइयां ईडी से कराई जा रही हैं। सीबीआई भी कर सकती है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी कर सकता है, पुलिस भी कर सकती है। तो ये सब के माध्यम से क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि बेल मिल सकता है। तो इनके ऊपर ऐसा दबाव बनाओ कि तुमको तो जेल में ही सड़ा देंगे। तो हम कह रहे हैं उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। तो मेरे को बंद करेंगे तो बोलेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, तो मैं तो नहीं करूँगा। मरना होगा तो जेल में मरेंगे। ये सोच के आँख खोल के आदमी चलता है इस जीवन में। ऐसा नहीं है कि जो आपने सवाल पूछा अपने दिमाग में सोच में ना आता हो। मालूम है आदमी को ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए आदमी मानसिक रूप से तैयार रहता है। सर, पंचायत विभाग से आपने त्यागपत्र दिया, कहीं न कहीं आपने सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था। क्या भूपेश बघेल जी की जीत के कारण लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था? वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगा कि मंत्री के रूप में मेरी जो जवाबदारी बनती है उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा। तो उस परिस्थिति में उस विभाग के मंत्री के रूप में फिर मुझे काम नहीं करना चाहिए जी। कुछ चीज़ें थी, कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ आवास की भी एक बात थी। मैंने तो लिख के वो पत्र जारी ही कर दिया था। लोगों ने कहा कि नहीं, सार्वजनिक नहीं करना था। वो मेरी हो सकता है कि कमजोरी हो या काम करने के तरीके में कमी हो कि मैं कभी कभी चीज़ साझा कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। एक मंत्री के रूप में मेरी एक जो जवाबदारी बनती है, एक बड़ी योजना है। 8-1 लाख घर उस समय बनने बाकी थे जिनको हमको पूरा करना था, नहीं कर पा रहा हूँ। एक भी नहीं हो सरकार के आने के बाद। तो मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए, फिर जिसको जो कर सके वो कर। सर, भूपेश बघेल जी के साथ संबंध वर्तमान में कैसे हैं आपके? हम लोग का परिचय है, साथ में पार्टी में है, साथ में काम कर रहे हैं। हम आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं तो कुछ बातें निकल कर सामने आई कि हमारे राजा के राजनीतिक करियर को कांग्रेस हाईकमान एवं भूपेश बघेल के द्वारा दबाने की कोशिश की गई है। क्या ये सही है? राजनीति है, देखिए उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। मैं चलते रहने में विश्वास रखता हूँ। हाईकमांड है, उनको मानते हैं हम लोग। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर उनको हाईकमांड मान रहा हूँ, सारी परिस्थितियों को जानते समझते हुए, मैं आज ना मानूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहूँगा। बनना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी लगता है कि शायद मैं कुछ काम कर सकता हूँ। तो वो मेरी व्यक्तिगत मंशा है। फिर मेरे घर के वो बड़े हैं, हाईकमांड मेरे घर के बड़े हैं, तो वो चाहें तो वो मौका दें, चाहें तो ना दें। तो मैं जान के आँख खोल के उस परिस्थिति में काम कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य केवल मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। मेरा लक्ष्य अपने साथ के लोगों के साथ रह के जितना संभव हो उनका सहयोग करने का है। 15 साल तो बीजेपी का शासन था, तो मुख्यमंत्री तो छोड़िए कुछ भी नहीं थे। यहाँ जब विधायक के रूप में थे
तो भाजपा शासनकाल में एक विधायक को जो प्रोटोकॉल मिलता है वो भी नहीं मिलता था। कहीं कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, छोटे बड़े मानिए साइकिल वितरण वगैरह, जहाँ जनप्रतिनिधि यानी एक एमएलए को संवैधानिक पद धारक मान रहा हूँ। टीएस सिंहदेव को मत देखिए, संविधान कहता है कि ये पद संवैधानिक है। उस संवैधानिक पद धारक को एक प्रोटोकॉल होता होगा कि सरकार के अगर कुछ कार्यक्रम होते हैं वो सरकार के हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। तो उस सरकार के कार्यक्रम में इन संवैधानिक पदों में रहने वाले समय पे लोगों को एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मिलता था? नहीं मिलता था। हम लोग तो वैसे में भी काम किए। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, तो एकदम घुसने ही नहीं दे रहे हैं कार्यक्रम में। विधायक का तो कार्ड में नाम आना चाहिए, क्योंकि फिर संवैधानिक उनके क्षेत्र का है तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। भाई विपक्ष के हैं, प्रोटोकॉल तो होता है, तो ठीक है, देखता है आदमी, चलता है। तो वो सब आदमी जान समझ के मान के चलता है ना। वैसे ही क्या जिम्मेदारी मिलेगी? सर, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि हाईकमान ने आपको नज़रअंदाज किया है। फिर भी युवा, छत्तीसगढ़ के एजुकेटेड युवा ये मानते थे कि हम 2.5 साल टीएस कैबिनेट का इंतज़ार कर रहे थे, देखने को नहीं मिला। वर्तमान के चुनाव में इसका भी नतीजा देखने को मिला है। क्या कहीं भी एक फैक्टर ये भी है कांग्रेस के हार का? मैं कह नहीं सकता, मैंने इस बाबत कोई बहुत गहन जानकारी नहीं ली, लेकिन ये ज़रूर है कि कई लोगों के मन में था, और ख़ास करके सरगुजा अंचल में, कि अपने यहाँ के भी किसी को मौका मिलता। और करीब करीब वहाँ पहुँच गए थे। ये चर्चा थी 2.5 साल तो थी कि नहीं थी, लेकिन लोगों के मन में तो थी 2.5 साल वाली बात। तो सबको लग रहा था 2.5 साल हो गए, अब इनका मौका आ गया, इनका पारी आ गई। नहीं मिला तो निराशा हुई होगी। चुनाव के बाद आपने कहा था कि मैं हार कर मैदान नहीं छोड़ूंगा, तो इसीलिए आपके सामने हो गई। नहीं सर, तो क्या ये आपकी आखिरी चुनाव देख रहा होता? बिल्कुल। तो क्या ये आपकी आखिरी चुनाव थी? चुनाव तो एक आगे की प्रक्रिया है। 5 साल बाद होना है। 5 साल में तो बहुत समय बीत जाता है। मैं जेल में हूँ, आपने कहा, तो 5 साल बाद पता चला कि ईडी ने जेल में बैठा के रखा हुआ है। तो 5 साल में क्या होता है वो जेल में डालेंगे तो तब तक जिंदा भी रह पाएंगे कि नहीं, 5 साल तक किसने देखा, क्या पता होता है 5 साल में। तो वो 5 साल में चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। मेरी जवाबदारी, अगर मैं इस चुनाव में लोगों का साथ खड़े रहने के लिए चुनाव लड़ा, तो मेरा फर्ज बनता है, मैं चुनाव हारा या जीता, 2 वोट तो मिले ना, तो वो 2 लोगों के साथ तो मेरे को खड़ा होना चाहिए ना। मेरे को 2 ही वोट मिले, मैं चुनाव में भाग लिया, तो वो 2 लोगों के मन की जो भावना होगी उसके अनुरूप मुझे उनका साथ तो देना है ना। वो मैंने कहा कि मैं हारा हूं तो टीएस बाबा मैदान नहीं छोड़ेगा। आप एक कद्दावर नेता है सर, यहाँ एक युवा चेहरे को टिकट दिया गया लोकसभा सीट का, क्या कुछ रणनीति है पार्टी की? जो विश्लेषण होता है कैंडिडेचर के लिए, तो उसमें कई नामों पे विचार होता है और कई बातों को ध्यान में रख के टिकट भी दिया जाता है। इन विचारों में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, जेंडर का संतुलन, महिला पुरुष का संतुलन, आयु का संतुलन, ये सारी बातें, अगर 11 सीटें लोकसभा की मिल रही हैं तो इनको ध्यान में रखा जाता है। सबसे मेरे लिए और सभी के लिए होता भी होगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, ना उम्र, ना जाति, ना जेंडर, ना क्षेत्र, विनेबिलिटी, किनके जीतने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। वो महिला हैं कि युवा हैं कि बुढ़वा हैं कि विलायत से आके चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनके जीतने के चांस सबसे अच्छे हैं तो टिकट मिलना चाहिए। क्राइटेरिया 1। उसके बाद में जब आप फिर आगे जाते हैं तो फिर कई चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि जीतने के चांस भी हों और इन चीज़ों को भी देखा जाए। 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, तो 11 सीटों में किस तरह से संतुलन बैठाया जाए जिसमें प्रतिनिधित्व
अलग अलग समूहों को भी मिल सके। तो उसमें यहाँ महिला भी हैं, युवा भी हैं। राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर की पदयात्री भी हैं, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कश्मीर तक की पूरी यात्रा साथ में की। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है, जिला पंचायत की सदस्य भी हैं, एक जनप्रतिनिधि भी हैं। इनके खिलाफ कोई शिकायत वैसे ही सुनने में नहीं आया, पहल करती रहती हैं, युवा अवस्था है फिर भी पहल करती रहती हैं। और सामाजिक पृष्ठभूमि में भी जो सर्वाधिक प्रतिशत जिस समाज का सरगुजा लोकसभा में, गौड़ समाज का, गौड़ समाज के भी हैं। तो कोई एक चीज़ के वजह से टिकट नहीं है, महिला है इसलिए टिकट हो गया, युवा है इसलिए टिकट हो गया, गौड़ समाज की है इसलिए टिकट हो गया। तो ये सारी बातों को आप देखिएगा कि जो कैंडिडेट्स जिनके नाम आ रहे थे उसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी, अच्छी कैंडिडेट ये दिख रही थी। युवा भी हैं, महिला भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, इनके पिता भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, इनका परिवार, इनके चाचा सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, एक ही कंपाउंड में घर है, लगा हुआ दोनों का घर है। कभी कभी बनती है नहीं बनती है वो भी होता है, लेकिन पृष्ठभूमि में ये सारी बातें भी रहती हैं। तो सर बस थोड़ा सा और सर विधानसभा चुनाव में भी देखा गया, लोकसभा चुनाव में भी देखा जा रहा था, टिकट नाम सामने लाने में कांग्रेस पार्टी थोड़ी देरी करती है। क्या इसका इफेक्ट पार्टी को पड़ता है चुनाव में? ऐसी तो देरी नहीं हुई, ऐसी कोई देरी नहीं हुई कि इतना लेट किया। अभी तो नामांकन भरने की तिथि भी नहीं आई। कई बार तो टिकट नामांकन भरते भरते में टिकट अनाउंस होते हैं, तो इनका तो काफ़ी समय हो गया है टिकट अनाउंस करके। तो आगे पीछे देरी में इतना। सिंहदेव जी के सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए? किनका? आपका। मेरा? शांति हो, भाईचारा हो, आपसी प्रेम हो, तरक्की हो, अवसर हो, आर्थिक स्थिति में सुधार हो, जीवन शैली बेहतर हो। आगे जाइएगा तो पर्यावरण की बातें हैं, रोजगार की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी की बातें हैं, शैक्षणिक संस्थाओं के बेहतरी की बातें हैं। बहुत सारी बातें आ जाती हैं, विकास की बातें हैं, बांधों की बातें हैं, सिंचाई के संसाधनों की बातें हैं, सौर ऊर्जा की बातें हैं, सड़कों के निर्माण की बातें हैं, रेलवे लाइन के विस्तार की बातें हैं, हवाई सेवा प्रारंभ करने की बातें हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। कृषि और उन्नत हो सके, आमदनी बढ़ सके, लोगों की व्यवसाय के अवसर हों, औद्योगिकीकरण हो सके जिसमें पर्यावरण का भी संतुलन बने, लोगों को, स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर। और पूछिएगा तो बहुत बड़ा दायरा है। क्षेत्र के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी लैंडलॉक्ड है, अलग परिस्थितियां हैं, कैसे अवसर दें, कैसे मौका दें। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देश के भविष्य के लिए कैसा मानते हैं? बहुत चिंताजनक। शुरू में ऐसी बातें नहीं आती थी, उन्होंने एस्पिरेशन पॉलिटिक्स के नाम से और ये सब करके एक माहौल बनाया, गुजरात मॉडल वगैरह। अभी हम गुजरात मॉडल की तो बात ही नहीं सुनते, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की का जिक्र ही नहीं आता। अब दूसरी चीज़ें सामने आती हैं। और सबसे बड़ी चिंता, जिस तरह से उनके प्रधानमंत्री रहते हुए इन संस्थाओं का दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, ये देश के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बातें हैं। जो चर्चाएं हो रही हैं कि हमारे प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढांचे का क्या स्वरूप रह जाएगा, उसको लेके गंभीर चिंताएं हैं। और मैं भी चिंतित हूँ उस विषय में। ठीक दिशा में देश नहीं जा रहा। भावनात्मक मुद्दों को सामने लाके, मीडिया का उपयोग करके, फॉल्स
नैरेटिव बना के उसका प्रचार करके लोगों के सोच को प्रभावित करके जिस दिशा में देश को ले जाया जा रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जीवन काल में ऐसा देखूंगा, और ऐसा हो भी सकता है कि एक राज्य को ही आप मिटा दें। जम्मू कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसका चुनाव कर रही है स्टेटहुड रिस्टोर करके, जूं तक नहीं रेंग रही कहीं। ये गंभीर चिंता का विषय है कि हम यानी कुछ भी कर लेंगे और निकल जाएंगे। ये प्रजातंत्र, स्वतंत्र प्रजातंत्र और फेडरल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए बहुत गंभीर संकट के संदेश। जी सर, विधायकों पे अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगता रहता है। एक आरोप आपके ऊपर भी लगा। बिलासपुर जिले में निखारे उर्फ मैडी, टीएस सिंहदेव करीबी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीएस सिंहदेव उनके करीबी हैं। कई आपराधिक मामलों में वो संलिग्न रहे हैं, कार्यवाही भी हुई। सवाल मैं आपके से इसलिए कर रहा हूँ कि क्या आपको संरक्षण के लिए कभी कॉल आया? इसका कौन? निखारे। मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ। ये वीडियो देखकर काफ़ी परिवर्तन हो सकता है बिलासपुर। किस पद में है वो? युवा हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, अभी जिला बदर हुए थे चुनाव से पहले। देखिए, दो बात है। निखारी का तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। बाकी जब हम जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में काम करते हैं या जिस समाज में रहते हैं, तो अनेकों पृष्ठभूमि के लोग संपर्क में आते हैं। आप देखेंगे कभी किसी का फोटो छप गया, उसको प्रसारित कर देते हैं कि मैं इनके साथ बड़ा नज़दीकी जुड़ा हूँ, उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने आप को इस परिस्थिति के लिए हमेशा खुला रखा। मैंने कभी कोई फिल्टर वैसा नहीं लगाया कि कोई भी आता है जिसको मत देने का अगर अधिकार है तो आपको उसकी बात भी सुननी चाहिए। अपनी तरफ से मैंने एक लाइन हमेशा मेंटेन की कि अगर कोई भी साथी कोई गलत काम करेंगे तो मेरे से मदद का उम्मीद मत करिएगा। वो आपको करना है। आपको जेल होगी, मेरे आपसे संबंध है, मैं आपको खाना पहुंचा सकता हूं जेल में अगर अलाउ होगा, लेकिन प्रक्रिया में दखल देके आपको जो बचाने की छोटी मोटी बात हो तो अलग होता है। किसी ने किसी को धक्का दे दिया, थप्पड़ी मार दिया, तो भाई सुलह कर लो आपस में, जेल ना हो। पर कोई गंभीर है तो डे 1 से, और लोग इस बात को समझते भी हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, और फिर भी साथ चल रहे हैं। मैं आपके साथ अगर चल रहा हूं तो हो सकता है आप कहीं कोई गलती कर रहे हो, तो वो आपकी बात है। मैं आपसे उसके चलते बात ही ना करूं, वो एक अलग बात होगी। अगर आप घोषित गुनहगार हैं तो मैं जानूंगा कि घोषित गुनहगार हैं, तो आपसे फिर भी मिलूंगा तो उस नज़रिए से मिलूंगा। लेकिन परिचित हो अपरिचित हो, एक लाइन मैंने राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में हमेशा मेंटेन करके चली कि गलती अगर आप कोई ऐसा करते हैं तो वो फिर आपको डील करना। मेरे को आपने वोट दिया और आपने कहीं चोरी कर ली तो मेरे को बचा दो, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। जी सर। टीएस सिंहदेव जी के राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं? मेरे माता पिता। हालांकि मेरे पिताजी ने मुझे चिट्ठी लिख के कहा था कि राजनीति में मत आना। जब पहले नगर पालिका के चुनाव में लड़ रहा था, उन्होंने जीवन में 2 ही चीज़ें कहीं करने को, वरना पूरी स्वतंत्रता दी कि जैसा करना है आप करो। एक था कि लॉ पढ़ो, तो मैं ज्वाइन भी किया लेकिन पढ़ नहीं पाया। दूसरा उन्होंने कहा था कि इसमें मत आना चुनाव में। बाकी उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये करो, ये करो, ये करो, ये बिजनेस करो, ऐसा काम करो, वैसा काम करो। पूरा स्वतंत्र छोड़ा कि अपने विवेक से जो निर्णय लेते हो करो। सर, आपकी रुचि राजनीति में अगर नहीं होती तो आप क्या कर रहे होते? शायद अपना काम, शिक्षा के क्षेत्र में कभी कभी सोचता हूँ कि बताता सिखाता, सिर्फ टीचर तो नहीं, शायद प्रिंसिपल बन के विचारों का प्रसार अगर कर सकता
तो वो मेरी रुचि रहती। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र का समय आ रहा है तो नवरात्र की भी शुभकामनाएं। ईद का त्यौहार, रमज़ान का महीना, पाक महीना, ईद का त्यौहार आ रहा है तो ईद के त्यौहार की भी बहुत बहुत मुबारकबाद पहले से। और भी त्यौहार सिलसिला रहता है, आते हैं, वो सभी त्योहारों की भी आप सभी को शुभकामनाएं। प्रेम बनाए रखिएगा, आपसी प्रेम भी बनाए रखिएगा, मुझे भी स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा देते रहिएगा। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व डिप्टी सीएम टी.एच. सिंहदेव जी। अगली बार हम फिर किसी कद्दावर नेता को आपसे मिलाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।